अच्छा जी, आज आपका है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा हमने इसका इंटरफेस डिस्कस किया था। ये हमारे टूल्स हैं, ये कंट्रोल्स हैं। टूल्स के साथ साथ कंट्रोल्स चेंज होते हैं। ये मेन्यू बार है, यहाँ पे डिफरेंट पैनल्स आते हैं, स्विचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न, एडजस्टमेंट, लेयर, चैनल्स, पाथ, ये सारे हमारे पास पैनल्स हैं। और ये पैनल्स आते कहाँ से हैं? विंडोज़ के मेन्यू में जाएंगे, सारे पैनल्स आपके पास विजिबल हैं यहाँ पे। अगर कोई नहीं आ रहा, आपको लग रहा है स्विचेस नहीं है, तो कहाँ लिखा हुआ है जी स्विचेस? ये लिखा हुआ है। ठीक है, स्विचेस हाइड के, तो स्विचेस का पूरा पैनल हमारे पास हाइड हो जाएगा। तो दोबारा क्लिक करेंगे तो वो चीज़ दोबारा आपके पास विजिबल हो जाएगी। ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट हमने देखा था कि न्यू डॉक्यूमेंट आपने कैसे क्रिएट करना है। जारी बात है, डिज़ाइन करने के लिए कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा, तो कोई ना कोई डायमेंशन चाहिए होगी, तो हमने वो कैसे क्रिएट करना है, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। ठीक है। एक स्क्रीन डिस्कस किया, थोड़े प्रिंट रिलेटेड डिज़ाइन जो हम करते हैं वो डिस्कस किए थे। उसके लिए स्क्रीन के लिए हम हमेशा पिक्सल में काम करते हैं, रेजोल्यूशन 72 एंड कलर मोड RGB हम रखते हैं। ठीक है। और हम लोग जब प्रिंटिंग के लिए काम करते हैं तो इंचेस, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हम अपनी डायमेंशन रखते हैं, और जितनी हमें रिक्वायर होती है। उसके अलावा हम कलर मोड CMYK रखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इसमें एडवांस ऑप्शन भी हैं, कलर प्रोफाइल्स। ये पुराने वर्जन में नहीं थे, ये अभी इन्होंने ऐड किए हैं। ठीक है। तो ये गामा करेक्शन वगैरह कलर्स की, अगर कोई इसका अगर आपको आइडिया हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। वैसे मतलब मैंने कभी इन चीज़ों को यूज़ नहीं किया। ठीक है। तो स्क्वायर पिक्सल हो गया, पिक्सल एस्पेक्ट रेशो। अच्छा, ये एस्पेक्ट रेशो ये क्या चीज़ होती है? बेसिकली आपके पास HD में जो 1080 में आता है 1.5 रेशो होती है। रेशो का मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास स्क्रीन है। ठीक है। इसकी ये ले लें, बॉक्स ले लें, कोई भी बॉक्स ले लें। ठीक है। आप कहेंगे ये बॉक्स कितने रेशो में है? ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर में आपके पास जब आता है तो परफेक्ट स्क्वायर में उसकी रेशो 1/1 होती है। ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ 1/2, 1:2, मैथ्स पढ़ी हुई है ना, 1:2, तो इसकी रेशो 1, सेम विड्थ 1 रहेगी। तो रेशो जब 2 हो जाएगी तो विड्थ उसकी डबल हो जाएगी, सॉरी हाइट उसकी डबल हो जाएगी। ठीक है। तो रेशो आपके पास इस तरह काम करती है। अब मैं इसमें काम करूँ 1/3, तो विड्थ इसकी यही रहेगी, हाइट इसकी चेंज हो जाएगी 1/3 में। तो रेशो एस्पेक्ट, पिक्सल एस्पेक्ट रेशो में ये 0.91, 1.09, ये ऑलरेडी प्रीसेट्स बने हुए हैं। तो इसमें से आप कोई भी पिक्सल एस्पेक्ट रेशो रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है। बाकी चीज़ें समझ आ गई। प्रीसेट्स यहाँ बने बनाए पड़े हुए हैं। A4 का लेना है तो बस जस्ट यहाँ क्लिक करके ले सकते हैं। आर्ट इलस्ट्रेशन का ले सकते हैं, वेब है। अब मैं आपको जब कोई असाइनमेंट दूँ, मैं कहूँ जी मुझे बैनर बना के दें, ठीक है, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब हम ज़्यादातर स्क्रीन्स पे भी काम करेंगे। ठीक है। सॉरी, स्क्रीन्स पे काम करेंगे, प्रिंटिंग का अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बस जस्ट हमें डिज़ाइन करना आना चाहिए। प्रिंटिंग के लिए जब हमें रिक्वायर होगा तो उस हिसाब से हम अपनी डायमेंशन सेट कर लेंगे। पर अभी हमें जो, मैं आपको जब भी काम दूँ तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे जस्ट आपने 1200 दे दिया करें, 1200 हाइट दे दिया करें, परफेक्ट स्क्वायर आपने बनाना है तो उसको RGB में CMYK में रख के क्रिएट करके उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है। अभी हमारा डायमेंशन ये कैसे लेना है, ये क्या करना है, उस चीज़ को छोड़ दें। वो जब हमें कोई टास्क मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगी या कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उस वक्त हम उस साइज़ का क्रिएट करके उस पर वो चीज़ बना देंगे। ठीक है। या मैं आपको एंड में असाइनमेंट्स वगैरह दिया करूँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा मुझे बिजनेस कार्ड बना के देते हैं, मुझे ब्रोशर बना के देते हैं, फ्लायर बनाए, ये चीज़ें बनाए, तो उसमें आपको वो साइज़ देने पड़ेंगे। अभी जस्ट हम सीखने के लिए जस्ट पिक्सल में एक साइज़ देंगे 1200 by 1200 का, या हम A4 साइज़ पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं आपको असाइनमेंट्स दूँ। ठीक हो गया। तो आज हम कोशिश करते हैं कि आज हम कुछ चीज़ें कवर करें, और जो लेआउट होता है, स्ट्रक्चर होता है डिज़ाइन का। ठीक है। आज ना हुआ तो कल इंशाल्लाह वो हम करेंगे कि आप जस्ट एक स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएं कि आपने किसी भी चीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनाना है। ठीक है। नॉर्मली आ जाए जी। जी, क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। तो जस्ट आप जो है एक स्ट्रक्चर बनाना सीखें, उस पर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो फिर हम कलर थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर टाइपोग्राफी को डिस्कस करेंगे, फिर वो सारी चीज़ें हम टाइपोग्राफी को एंड में करेंगे, पर कलर थ्योरी हम शुरू में स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे कि आपने अपने जो कलर कंट्रास्ट रखना है वो आपने किस तरह रखना है। ठीक है। तो अभी जस्ट एक A4 साइज का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, क्रिएट हो गया। यहाँ से जूम आउट जूम इन कर सकते हैं इजीली, तो वो उसका इशू नहीं है। अब
स्टार्ट करने से पहले हमें जो चीज़ सीखनी है, डॉक्यूमेंट सेव किस तरह करना है और कौन से फॉर्मेट्स में सेव करना है। आप यहाँ पे जाएंगे फाइल में आपने करना है सेव एज, ठीक है। ये वो वाला सेव एज नहीं है डॉक्यूमेंट सेव कर लिया, ये थोड़ा सा आपको इस चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सेव एज करते हैं सेव ऑन यूर कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ये आपके पास काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं और इनमें से हम चंद एक यूज़ करेंगे जो आपको रिक्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फोटोशॉप पीएसडी का फॉर्मेट आ रहा है। क्या आ रहा है? पीएसडी। ये जो फॉर्मेट होता है ये आपकी सोर्स फाइल होती है। क्या होती है? सोर्स फाइल एडिटेबल होती है। कहाँ पे एडिटेबल होती है? फोटोशॉप के अंदर। जब आप किसी चीज़ को बना के फोटोशॉप पीएसडी में सेव करेंगे तो इस तरह का आइकन बना हुआ आएगा और इसको आप सेव करके अपने कंप्यूटर में आगे उसमें मज़ीद एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप उसमें मज़ीद एडिटिंग कर सकते हैं। क्लाइंट को जब आप अपना वर्क प्रोवाइड करते हैं तो हम उसको जेपीजी फॉर्मेट में देते हैं, सोर्स फाइल नहीं देते, ठीक है। सोर्स फाइल के जो चार्जेस होते हैं वो लेता है। फॉर एग्जांपल आपने $5 का या $10 का एक फ्लायर बनाया है या कोई भी डिज़ाइन बनाया है तो आप उसको वो जब प्रोवाइड करते हो क्लाइंट कहेगा मुझे सोर्स फाइल भी प्रोवाइड करो, तो सोर्स फाइल के जो चार्जेस होते हैं वो $5 to $10 एक्स्ट्रा आप चार्ज करते हैं। सोर्स फाइल के $20 भी चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात आप सोर्स फाइल नहीं प्रोवाइड करते और आप न्यू भी हो, आप स्टार्टिंग में नया नया काम करें तो आप सोर्स फाइल फ्री दो, ठीक है। आप बोलो मैं सोर्स फाइल आपको फ्री प्रोवाइड करूंगा, आप वो ले सकते हैं। जस्ट आपने सिंपल अपना डिज़ाइन देना है और सोर्स फाइल सेव करके आपने उसको दे देनी है, ठीक है। अगला आता है पीएचडी। मैं जब भी कहूँगा पीएचडी कहाँ है तो पीएचडी आपको पता हो किसकी जो सोर्स फाइल है वो भी सेव करनी है। जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाएं उसकी पीएचडी पहले सेव करेंगे फिर उसको जेपीजी फॉर्मेट में जो आपने अपलोड करनी है असाइनमेंट वो उसमें अपलोड करनी है, वो मैं भी बताता हूँ जेपीजी फॉर्मेट का, ठीक है। अब आ जाते हैं लार्ज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसको कहते हैं पीएसबी फॉर्मेट। ये बेसिकली ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। मोस्टली जो आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर जो काम कर रहे भी होते हैं कभी उनका इससे पाला नहीं पड़ता। जब आप लोग कोई होर्डिंग प्रिंट कर रहे होते हो बड़े साइज़ की लार्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है बैनर होता है, होर्डिंग बहुत बड़ी होती है, तो वो फोटोशॉप पीएसडी फॉर्मेट में उसकी सोर्स फाइल कभी भी सेव नहीं होती है और ये ऑप्शन यहाँ से हाइड हो जाता है। फिर लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये ऑप्शन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। तो वो ऑप्शन लार्ज डॉक्यूमेंट होते हैं पीएसबी, आपने डायरेक्टली क्या करना है जो बड़े साइज की बैनर होगा, बड़े साइज का प्रिंट मटेरियल होगा उसको हमेशा आपने पीएसबी फॉर्मेट में सेव करना है, सिंपल, और इसमें कोई चीज़ें नहीं है। दो सोर्स फाइल आ गई आपकी, फोटोशॉप एंड लार्ज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीएसपी बहुत कम आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ जाया करेगा जब आप कोई होल्डिंग बना रहे होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे फोटोशॉप ईपीएस फॉर्मेट। ईपीएस क्या होता है? इलस्ट्रेटर की जो फाइल होती है, इलस्ट्रेटर में आप एआई फाइल में एक सेव करते हैं और एक आप इलस्ट्रेटर की ईपीएस फाइल सेव करते हैं जो आप इलस्ट्रेटर में यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो आप ईपीएस फॉर्मेट सेव करोगे इलस्ट्रेटर में आप उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप यहाँ पे आए तो गिफ, आप कोई गिफ वगैरह क्रिएट करो, गिफ आपको पता है ना, आप कमेंट्स में अक्सर सेंड करते हो, मैसेजेस में सेंड करते हो गिफ, तो शॉर्ट क्लिप्स ही होती है, ठीक है। तो गिफ में अगर आपने कोई चीज़ बनाई है टाइम लाइन में तो गिफ में सेव कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे जेपीईजी फॉर्मेट। जेपीईजी कौन सा फॉर्मेट होता है? जो डेली बेसिस पे हम अपनी तस्वीरें लेते हैं ना, नॉर्मली जो तस्वीरें लेते हैं तो वो जेपीईजी फॉर्मेट होता है और यही जेपीईजी फॉर्मेट क्लाइंट को भी भेजा जाता है और यही फॉर्मेट प्रिंटिंग वाले को भी दिया जाता है। जेपीईजी फाइल को ही यूज़ करके कोई भी बड़े से बड़ा बैनर, कोई बड़े से बड़ा प्रिंटिंग मटेरियल प्रिंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास जेपीजी जो होता है हम प्रिंटिंग के लिए भी देते हैं, क्लाइंट को भी प्रोवाइड करते हैं। हमारी जो रोज़मर्रा में हम इमेजेस वगैरह लेते हैं वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होती हैं। हमने हमेशा अपना डिज़ाइन जेपीईजी फॉर्मेट में ही सेव करना है और जब भी आप असाइनमेंट अपलोड करोगे तो जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपने अपलोड करके मुझे वहाँ पे सेंड करनी है ग्रुप में, ठीक है। तो नीचे आपके पास यहाँ पे आता है ये नहीं यूज़ करना चाहिए जेपीईजी 2000, ठीक है। उसके बाद आता है फोटोशॉप पीडीएफ। फोटोशॉप की पीडीएफ फाइल कौन सी होती है?
हाँ भेज। अच्छा, फोटोशॉप की पीडीएफ फाइल कौन सी होती है? पीडीएफ फाइल कौन सी होती है जी? नहीं, जस्ट पीडीएफ फाइल का मतलब बताएं। हाँ जी मुदस्सिर। वालेकुम सलाम। दरवाज़ा बंद करो। हाँ जी, पीडीएफ फाइल कौन सी होती है? क्या नोट्स नहीं यूज़ करते आप लोग? करते हो ना एडोब एक्रोबैट? जी जी हाँ। पीडीएफ फाइल जो होती है आपकी नॉर्मली, ये जो हो गया देखते हैं यहाँ पे कोई पीडीएफ फाइल हो। नॉर्मली जो पीडीएफ व्यूअर होता है जिसमें आप अपनी फाइल व्यू करते हो, ठीक है। तो अब पीडीएफ क्या चीज़ होती है? पीडीएफ की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट के पास फोटोशॉप नहीं होता, ठीक है, इलस्ट्रेटर नहीं होता, तो वो क्या करता है, आप उसको सोर्स फाइल सेंड करोगे, वो किस चीज़ में व्यू करेगा? पीडीएफ उसके पास व्यू होती है। तो आप हमेशा जब भी क्लाइंट को सेंड करोगे, पीडीएफ लाजमी सेंड करोगे एज अ सोर्स फाइल। पीडीएफ जो होती है, जब आप फोटोशॉप में कोई चीज़ पीडीएफ में सेव करते हो, तो वो आपके पास फोटोशॉप में ओपन होकर एडिटेबल भी होती है। और पीडीएफ को ओपन करोगे तो उसमें आप उसको इजीली व्यू भी कर सकते हो हाई क्वालिटी में, ठीक है। तो पीडीएफ दो तरह के काम करती है, ठीक है। आप उसको डायरेक्टली व्यू भी कर सकते हो और आप उसको फोटोशॉप में ओपन करके एडिट भी कर सकते हो। एज कम्पेयर टू पीएसडी, आप जस्ट उसको अपना यहाँ पे फोटोशॉप में अपलोड करके एडिट ही कर सकते हो, व्यू नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो पीडीएफ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप हमेशा अपने क्लाइंट को पीडीएफ सेंड करते हो जब क्लाइंट के पास फोटोशॉप नहीं होता या इलस्ट्रेटर नहीं होता, तो आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट ही सेंड करते हैं, ठीक है। समझ आ गई? अब मैं जब ये कल चीज़ें पूछूंगा तो ये आपको आनी चाहिए, ये भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये बस आपको बस फिंगर टिप्स पे याद हों, बस ये चीज़ें, ठीक है। तो अब आ जाते हैं साइज। साइज का टेंशन नहीं, आप जो बना रहे हो बस पीडीएफ में सेव कर दो, ठीक है। साइज का मसला नहीं है, जो भी साइज है बस पीडीएफ में सेव कर दो। नेक्स्ट है पीएनजी। आप जब भी लोगो बनाते हो, पीएनजी फॉर्मेट होता है जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अपनी हालत में हो, जो पीछे उसके बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो। फॉर एग्जांपल, आप लोगो यूज करते हो तो लोगो के पीछे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट जब आप लोग यूज करते हो, लाइक जैसे मेरे पास एक लोगो है, ठीक है। अब ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में, किसमें? ट्रांसपेरेंट। पीछे मीन्स कि यहाँ पे बैकग्राउंड शेकग्राउंड कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है सिक्योरिटी लिखा है, जस्ट सिंपल। और लोगो हमेशा पीएनजी फॉर्मेट में होता है। क्यों? क्योंकि लोगो आपका हर जगह यूज होता है, वेबसाइट में यूज होता है, बैनर्स में यूज होता है, हर जगह यूज किया जाता है। तो इसलिए आप इसको हमेशा पीएनजी फॉर्मेट में रखते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें बैकग्राउंड कुछ भी ना हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो आप उसको पीएनजी फॉर्मेट में सेव करोगे, ठीक है। अगर आप उसी चीज़ को जेपीईजी में सेव करोगे तो पीएनजी फॉर्मेट में नहीं आएगा, वो आपके पास पीछे वाइट कलर की एक ओवरले क्रिएट हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो बस ये तीन चार चीज़ें आपके पास। एक फोटोशॉप की पीएसडी फाइल ये वाली होती है जो आपकी सोर्स फाइल होती है और एडिटेबल होती है फोटोशॉप में। लार्ज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जब आप होल्डिंग बनाते हो बड़ा बोर्ड, उसमें पीएसडी गायब हो जाता है तो पीएसबी में सेव करते हैं। एंड ईपीएस इलस्ट्रेटर की जो फाइल होती है, ठीक है, उसमें आपके पास, उसके बाद आपके पास आता है जेपीईजी, जो आप नॉर्मल रोजमर्रा में जो आप इमेजेस लेते हो, ठीक है। और प्रिंटिंग के लिए भी यही दी जाती है। और उसके बाद आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट आता है, ठीक है, जो एडिटेबल भी होता है और व्यूएबल भी होता है, ठीक है। और पीएनजी में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ होता है। ये चीज़ें समझ आ गई? उसके बाद आते हैं फाइल में। एक चीज़ होती है जब आप वेबसाइट पे इमेजेस यूज़ करते हैं ना, तो वेबसाइट के लिए इमेजेस को वेब ऑप्टिमाइज होना चाहिए, मीन्स के लो, उसका साइज़ कम होना चाहिए, ठीक है। जब वेबसाइट ओपन हो तो वेबसाइट में इमेजेस, वेबसाइट लोड हो जाए और इमेज का साइज़ ज़्यादा हो और इमेज आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की लोड होगी नहीं आनी चाहिए। उसका साइज़ 1 MB से कम होगा तो वो ईजिली एकदम आपके पास लोड होके आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट से फॉर वेब। अब जब से आप डीएसएलआर से इमेजेस लेते हो, तो 100 इमेजेस लिए आपने या 50 लिए,
एक इमेज का साइज 10 MB अक्सर होता है, 5 MB होता है, 15 MB होता है। तो अब आप चाहते हैं कि यार इसकी क्वालिटी भी ना डाउन हो और इसका साइज भी कम हो जाए। जब आप इसको अपलोड करते हो यहाँ पे, तो सेव फॉर वेब करते हो ना, तो यहाँ पे इसका साइज केबीज में आ जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेट आता है गिफ, जेपीजी, पीएनजी8, पीएनजी24, वेब ऑप्टिमाइज, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास गिफ हम यूज करते हैं जेपीजी और पीएनजी24। पीएनजी में है कोई साइज बहुत ज्यादा होता है अक्सर पीएनजी फाइल्स का, तो हम पीएनजी24 में यहाँ पे रखते हैं, तो इसका साइज कम हो जाता है और इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो जब जेपीजी में होता है तो जेपीजी रख के यहाँ से आपने मैक्सिमम करना है, तो 99.9 के आगे, पहले 55 था, 50 था, के भी था, तो जस्ट आपने इसको सेव कर लेना। बाकी इनको छोड़ दें, इनकी टेंशन मत लें, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, बस जस्ट इस पे फोकस रखें, इस पे साइज पे। और ये आपका इमेज साइज है। अगर आप इसका इमेज साइज कम करना चाहते हैं, ये आपस में लिंक हुई है, विड्थ चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाइट भी चेंज होगी और इसकी प्रोपोर्शन डायमेंशंस खराब नहीं होगी, स्ट्रेच नहीं होगी, ठीक है। लाइक 2, लाइक हम करते हैं 3, तो देखें हाइट खुद ब खुद चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कैंसिल करते हैं इसको। यहाँ तक समझ आ गई। अभी डिज़ाइन करना हमने स्टार्ट किया, अब आपके पास सिंपल ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब हमें जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो, आपको मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। स्केल के लें, ठीक है। जब घर भी बनाते हैं तो नक्शा बनाते वक्त भी आपको स्केल या मेजरमेंट्स की प्रॉपर ज़रूरत पड़ती है, फीता ज़रूरत पड़ता है, कुछ भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो ऐसी डिज़ाइन में भी आपको गाइड्स की ज़रूरत पड़ती है कि आपने अपनी चीज़ को कहाँ पे किस तरह लाइन करना है, ठीक है। तो फोटोशॉप में ये जो चीज़ आती है इसको रूलर कहा जाता है, ठीक है। कंट्रोल और आर प्रेस करेंगे तो रूलर हाइड हो जाता है, ठीक है। विंडो में व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक चीज़ लिखी हुई आती है, रूलर्स, ठीक है। अगर आपको कंट्रोल आर भूल गया है कि मुझे नहीं याद, तो व्यू में जाके रूलर्स पे क्लिक करें, कंट्रोल आर लिखा हुआ है तो आपके पास रूलर आपका आ जाता है, ठीक है। तो रूलर को यूज़ कैसे किया जाता है, राइट क्लिक करें। अब इसमें मेजरमेंट्स आती हैं पिक्सल में, इंचेस में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। आपने अपना रूलर किस फॉर्मेट में रखना है। अब आपके पास फीता होता है तो वो किस फॉर्मेट में होता है, इंचेस में, ठीक है। तो इंचेस में होता है। इसी तरह आप अपने रूलर को सेट कर सकते हो। पिक्सल में आपने मेजरमेंट्स लेनी है, इंचेस में लेनी है, सेंटीमीटर में लेनी है, मिलीमीटर, पॉइंट, विकास, परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ से आप ड्रैग करते हो, जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ ये एक लाइन आ रही है, ठीक है। ये जस्ट एक गाइड है, जबकि डिज़ाइन के ऊपर नहीं आती है, जस्ट आपको फोटोशॉप में नज़र आती है, अलाइनमेंट के पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इसको मैं पकड़ के यहाँ से ऊपर नीचे लेके जा सकता हूँ, जहाँ रखना है मैं उसको रख सकता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ऊपर एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स आ रहा है ना, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 500 वाई एक्सिस में पिक्सल्स में वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो जितना नीचे जाएंगे, ये टोटल इसकी हाइट कितनी है, 3508, जीरो से स्टार्ट होते हैं और 3508 तक ये जाते हैं, ठीक है। ये आ गई हॉरिजॉन्टल, ये आ गई वर्टिकल। जीरो से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा 2480 तक, ठीक है। समझ आई इस चीज़ की। तो ये गाइड है, ये आप किसी भी तरीके से यहाँ से इसको ड्रैग करके लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर एक ग्रिड लेआउट लगाना है, ठीक है, प्रॉपर एक ग्रिड लेआउट बनाना है जिसमें आपको अंदाज़ा हो कि ये पूरा ग्रिड लेआउट है, आपने उसमें काम करना है। व्यू में जाएं, अच्छा यहाँ से आपने न्यू गाइड में जाएंगे ना, अगर आपने बिल्कुल 100 पिक्सल की यहाँ से एक पूरी गाइड लगानी है, ठीक है। वर्टिकल लगाना चाहते हैं 100, ओके, लाइक दिस। व्यू, न्यू गाइड 100, हॉरिजॉन्टल, ये लग गई। और अब मैं ये कहता हूँ, चाहता हूँ कि यहाँ भी मैं 100 पिक्सल की लगाऊँ, तो कैसे लगाऊंगा। हमारी इमेज का साइज क्या है, विड्थ क्या है 2480 और हाइट क्या है 508, ठीक है। अब मैंने यहाँ लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगा, विड्थ क्या है 3080, तो 580 में से 100 माइनस करो तो कितना आता है 3480, ठीक है। व्यू, न्यू गाइड,
3480 वर्टिकल। ओके, ओहो ये तो बाहर चली गई। कितनी है जी हमारे पास, सॉरी 2480 है। व्यू न्यू गाइड, 2480 में से माइनस के कितना आया 100, 2380 एंड वर्टिकल। ओके, ये बिल्कुल 100 पिक्सल की आपके पास गाइड लग गई है। अब ये क्यों लगाई जाती है मैं इसका भी बताता हूँ, पहले हम ये लगा लें। हाइट कितनी है जी 3508, 3408 आ जाएगी एंड ओके दिस आ जाएगी। समझ आ गई। अब ये मैंने क्यों लगाई है, ये इसलिए लगाई है इसको कहा जाता है ट्रिम्स एंड ब्लीड्स। ठीक है, ट्रिम्स और ब्लीड्स क्यों कहा जाता है। यहाँ पे हम खोलते हैं, ये मैं एक सोर्स फाइल खोलता हूँ, ये मैंने, ठीक है। जब आप फ्लायर बनाते हैं ना, तो फ्लायर में ऐसा होता है कि प्रिंटिंग के वक्त साइडों से ये पोर्शन ना कटिंग में आता है, कटिंग होती है इसकी प्रॉपर। ठीक है, तो कटिंग होती है तो इस वजह से हमें इस पोर्शन के अंदर अपना टेक्स्ट या कोई इस तरह का एलिमेंट है जो कंटेंट है हमारा, फॉर एग्जांपल कंटेंट के लिए, तो इन लाइनों से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों, आप 100,000 फ्लायर प्रिंट करा रहे हो और आपका कोई टेक्स्ट है, एक वर्ड या एक कुछ भी इस तरह का कंटेंट इसके अंदर चला गया, वो कटिंग हो गया 1000 आपका तो फ्लायर जाया गया ना, उसका जो आप मकसद था आपका वो प्रिंट करने का मकसद खत्म हो गया, एक बार खराब सारी प्रिंटिंग हो गई है। तो आपको एहतियातन शुरू में ही इस तरह का एक पूरा लेआउट, इसकी फाइल मिल जाती है, इतना मुश्किल नहीं है। uprinting.com पे जाएंगे, वहाँ से आपको हर प्रिंटिंग के मटेरियल का फाइल मिल जाएगी, आप उस पर ईजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ब्राउशर हो, चाहे वो ट्राईफोल्ड हो, चाहे वो लेटर हेड हो, चाहे वो आपके पास फ्लायर हो, जो भी हो, तो आप उस पर ईजीली काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हम ये पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। प्लीज रिमूव दिस देयर बिफोर सेविंग योर फाइल। ठीक है, ये क्या कह रहा है, डॉटेड लाइन क्या कह रहा है, सेव जोन, डोंट प्लेस इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और इमेजेस बियॉन्ड द डॉटेड एरिया टू प्रिवेंट ट्रिमिंग। ठीक है, यहाँ से बाहर अपना जो सेफ जोन है, इससे बाहर अपना टेक्स्ट या इमेजेस मत ऐड करें, क्योंकि ट्रिम हो जाएगा। डिज़ाइन बेशक है, नो इश्यूज, डिज़ाइन कटिंग में आ जाए कोई मसला नहीं है। ठीक है, कलर्स हो जो भी हो, जस्ट जो टेक्स्ट है और इमेजेस, इमेजेस भी आ जाए कोई मसला नहीं है, टेक्स्ट नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या बता रहे हैं, ट्रिम, दिस इज द एक्चुअल कट ऑफ द फाइनल डिजाइन। जो फाइनल आपकी प्रिंटिंग होती है ना, उसमें ये पोर्शन एक्चुअल कटिंग में आता है, ये रेड लाइन जो आ रही है ना। ठीक है, ये क्या, ब्लीड, extend your offer to the edge of this template if you want your design to extend to the edge of your final print, we require 1/8 bleed। ठीक है, तो हमें इतनी ब्लीड चाहिए होती है ये वाली। ठीक है, तो ये कट में आता है, अब यहाँ पे बेशक एक्सटेंड कर दें अपना डिज़ाइन। ठीक है, तो हम इसको कटिंग में कर देंगे। बॉर्डर, मिनिमम बॉर्डर थिकनेस इज 3 to 8 फ्रॉम ब्लीड लाइन, मतलब बॉर्डर अगर आप लगाना चाहते हो तो इतने इस 3/8 का बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, पर ये मैं आपको समझाना शुरू में लाजमी है। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए जब भी आप काम करें तो इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखा करें कि थोड़ी सी स्पेसिंग रख दिया करें। आपके पास अगर ये नहीं भी है, पर इतनी सी स्पेसिंग रखा करें कि थोड़ा सा आपकी कटिंग के वक्त टेक्स्ट कटिंग में ना आए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, Pinterest पे जाते हैं, सॉरी Pinterest पे, ठीक है, यहाँ पे अब हम देखते हैं फ्लायर डिज़ाइन। ठीक है, समझ आ रही है, मुश्किल तो नहीं लग रहा, नहीं आ रही आपको भी नहीं आ रही। आप लोग लेक्चर देखोगे, नहीं हुआ तो मुझे पूछा, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको इजी है, पर अभी आपको पीछे प्रीवियस चीज़ें आपने नहीं की हुई। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्या है, फ्लायर है। ठीक है, लोगो, ये क्यूआर कोड, ये आपके पास आगे नीचे सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन या कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ से नीचे स्पेसिंग देखें, बिल्कुल इक्वल रखी गई कि यहाँ से बाहर चीज़ें नहीं की। अब सर्कुलर इमेजेस है तो इसको भी बाहर नहीं जाना चाहिए।
ठीक है। थोड़ी सी अपने एक्चुअल स्पेस मतलब रखनी है, ताकि यहाँ ये कटिंग में आए तो एहतियातन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। डिज़ाइन करना वो चीज़ें बाद की बात है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ से आपकी स्पेसिंग वगैरह रहे, चीज़ें बाहर ना जाएं या उस लीड से, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की। अब हम जाते हैं जो हम कर रहे थे। ऐसे कि ये जरूरी तो नहीं है कि पता रूल इस्तेमाल करें, आर्टबोर्ड तो बड़ा कर सकते हैं। आर्टबोर्ड बड़ा कर सकते हैं, पर आपका जो फ्लायर का जो एक्चुअल साइज है वो फिर ख़त्म हो जाएगा ना, फिर आपको आइडिया नहीं होगा। आप आर्टबोर्ड बड़ा करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं अपना आर्टबोर्ड बड़ा करता हूँ, ठीक है, एक्सटेंड करता हूँ, लाइक मैं क्रॉप टूल यूज़ करके मैं एक्सटेंड करता हूँ उसको, ठीक है। तो फिर भी एक प्रॉपर आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरे पास 8.5 फीट टू 11 का मेरा फ्लायर है, ठीक है। तो एहतियात लाजमी है, बस ये आपको मिलता है टेम्पलेट, ईजी है, इसमें आप लेके बनाएं अपना। तो ये एक साइट है यू प्रिंटिंग, uprinting.com, ठीक है। अगर इन फ्यूचर आपको जब भी रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आपको ये देखें, बिजनेस कार्ड का भी है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों का है, पोस्ट कार्ड का टेम्पलेट है, ब्राउशर का आपके पास है, ठीक है। फ्लायर के टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, कैटलॉग का पूरा एक आपके पास बना हुआ है, ठीक है। लेबल्स जो आप लोग लगाते हो अक्सर जो बनाते हो उसका है, इनवेलप का है, डोर हैंगर्स टेम्पलेट जो है, डोर हैंगर जो लगे होते हैं, इनवेलप का है, ड्रैग कार्ड टेम्पलेट्स जो ड्रैग कार्ड नहीं होते छोटे जिनकी विड्थ कम होती है, कैलेंडर्स के हैं, इवेंट्स के जो टिकट्स आप बनाते हो उसके उसका है, ठीक है। डाई कार्ड बिजनेस कार्ड जो मतलब जो कटिंग में आते हैं सर्कल में, मतलब ये इस तरह आते हैं, उनके टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। कस्टमर स्टिकर टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे, उसके बाद फ्लैट थैंक यू कार्ड टेम्पलेट्स आपके पास पड़े हुए हैं। मोर प्रिंट टेम्पलेट्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारे पड़े हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। प्रिंट करते वक्त आपने कोई भी प्रोजेक्ट मिला है, जैसे यहाँ से डाउनलोड करें, ये मैंने वही टेम्पलेट डाउनलोड किया हुआ है, इसमें आप इन चीज़ों को हाइड करते हो, नीचे अपनी वाइट लेयर लेके आप यहाँ पे अपना ये काम कर सकते हो, ठीक है। समझ आएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये तो था हमारा ग्रेड्स। आप अगर खुद लगाना चाहें वैसे बनी बनाई मिलती है, आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वैसे आप अगर कोई काम करो ना, आप चाहो कि टेक्स्ट बिल्कुल यहाँ से यहाँ लाइन हो सारा, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं न्यू गाइड लेआउट, इसमें आप पूरा एक ग्रिड लेआउट लगाते हैं, ठीक है। कॉलम्स एंड रोज बना सकते हैं, ठीक है। 3 कॉलम्स आ रहे हैं, मैं कहता हूँ 5 कॉलम हैं जी, मैं कहता हूँ 8 हो, 8 बना लें। रोज भी लगानी है, रोज भी आप लगा सकते हैं जी 4, ठीक है। 4 नहीं करना चाहते 8 कर लें, ठीक है। अपनी मर्जी से एक ग्रिड लेआउट प्रॉपर लगा सकते हैं। उसके अलावा गटर जो होता है 20 पिक्सल, लाइन को डबल करने के लिए, जो ग्रिड लाइन है उसको डबल करने के लिए गटर लगा सकते हैं 20 पिक्सल का, ठीक है। अब ये चीज़ आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और किस वक्त, जब आप वेबसाइट के जो PhDs में आपको इंशाल्लाह जो दूंगा आगे असाइनमेंट, कहाँ गई कहाँ, लाइक दिस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक PhD का डिज़ाइन है, तो इसको बनाने के लिए आप पूरे ग्रिड लेआउट लगाते हो, उस पर काम करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके ये वाला पूरा पोर्शन एंड ये वाला फर्स्ट वाला और एंड वाला कॉलम जो है हमारे पास, इसके अंदर आपका कंटेंट ऐड नहीं होता वेबसाइट्स के अंदर। एक प्रॉपर ग्रिड के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कंटेंट ऐड होता है, लोगो एंड मेन्यू, ठीक है। लोगो एंड मेन्यू कैसे, ये देखें, ये देखिए, अब ये जो आ रहा है ना, ये जो 1 लिखा हुआ है इसको कहते हैं फुल विड्थ कंटेंट, जो बॉक्स लेआउट में आता है वो आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। इमेजेस जा सकती हैं, नो इश्यूज, इमेजेस का कोई इशू नहीं है। जो टेक्स्ट अक्सर जो कंटेंट होता है वो इस ग्रिड के अंदर खुद ब खुद, वेबसाइट में खुद ब खुद ये चीज़ें एडजस्ट होती हैं, पर जब आप यहाँ बनाते हो तो फिर इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। समझ आ गई? कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास, आगे करवाऊँ? अच्छा, अब आ जाते हैं हम टूल्स की तरफ, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट स्टार्टिंग में हमारे पास टूल है, नॉर्मली जो मूव टूल है, ठीक है।
अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, किसी का साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, डुप्लीकेट लेना है, जो भी करना है, नॉर्मली जितना भी आप काम करते हो मूव टूल के थ्रू करते हो, ठीक है। लाइक आपके पास ये फ्लायर है, ये फ्लायर है, इसमें ये इमेज लगानी है, सर्कल क्रिएट करना है, जो भी करना, सर्कल नहीं क्रिएट करना, सॉरी, कोई भी चीज़ मूव करनी है या रीसाइज करनी है या ट्रांसफॉर्म करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप मूव टूल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मूव टूल को यूज़ कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल मैं अभी अपनी जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट क्रिएटेड है उसमें एक इमेज ओपन करता हूँ, ठीक है। तो इमेज ओपन करने का तरीका ये है कि फाइल में जाके प्लेस एम्बेडेड में जाके ना, तो आप यहाँ से कोई भी इमेज इस डॉक्यूमेंट के अंदर ओपन कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। मैंने ओपन कर दी, आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ये जिसके हैंडल्स लगे हुए हैं आप इसको यहाँ से लाइक, ये मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, एक तरफ से ड्रैग करोगे तो एक उस तरफ ट्रांसफॉर्म होगा, दूसरी तरफ से करोगे तो दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म होगा। अब ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें मुझे शिफ्ट की दबाना पड़ रही है किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है, मैं शिफ्ट की का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट की का यूज़ नहीं करूँगा तो ये मेरे पास इमेज स्ट्रेच हो जाएगी। तो आपके डिज़ाइन में कभी भी कोई चीज़ स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, कोई भी चीज़ छोटी स्ट्रेच कभी भी नहीं होनी चाहिए। जब फर्स्ट जो बैड इम्पैक्ट आपके डिज़ाइन में जाता है, वो कोई भी चीज़ स्ट्रेच हो तो उसका इम्पैक्ट बैड इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। तो आपने कभी भी किसी चीज़ को स्ट्रेच नहीं करना। अभी जो नया फोटोशॉप का वर्जन आ रहा है उसमें ये आपस में लिंक होती, तो हमें ये यूज़ नहीं पड़ता शिफ्ट वगैरह को दबाने के लिए, ठीक है। तो आप इजीली इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो मेरी आदत हुई है पुराने फोटोशॉप के साथ, वो पुराने उससे, तो मैं इसको अनलिंक रख के शिफ्ट हमेशा यूज़ करता हूँ, शिफ्ट या ऑल्ट की, ठीक है। शिफ्ट या ऑल्ट की जो प्रेस करोगे तो ये इक्वली हर साइड से अपना जो साइज है वो उसको इनलार्ज करती है, ठीक है। ये देखें आप, ये, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें यहाँ पे, मैं जैसे ये एक वेबसाइट बना रहा हूँ, उससे कंटेंट ले लेते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस असिस्ट, ठीक है, और हम इसको लिख लेते हैं डोमेस्टिक वायलेंस सॉरी like this, and मैं जस्ट एक सिंपल सी चीज़ क्रिएट करते हैं और उस पर हम ठीक है, इसको हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। एंड अभी जो हमारा, सॉरी, जो हमारा टेक्स्ट है क्या था, ठीक है, यहाँ पे अभी, अच्छा ये चीज़ें हम साथ साथ, वैसे मैं एक एक दो प्रैक्टिस करके आपको दिखाया था, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा से ये हो जाएगा कि आपको वायलेंस है तो वायलेंस को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो सेंटर में रखना चाहें, जहाँ रखना चाहें आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट मैं वैसे ही क्रिएट कर रहा हूँ, मैं बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ इसको क्रिएट करने के बाद, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी हमारे पास एक बैनर है, ठीक है, इसमें एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, बाकी आपके पास इमेज है, ठीक है, इमेज कोई भी हो सकती है आपके पास, ठीक है। तो अभी जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप मूव टूल के थ्रू किसी भी टेक्स्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी लेयर को डुप्लीकेट करना है, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को, तो यहाँ पे जो लेयर का पोर्शन है, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद
ठीक है, डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन आता है। क्या आता है? डुप्लीकेट लेयर। आप यहाँ से उस लेयर को रीनेम भी कर सकते हैं, ओके करेंगे तो वो लेयर डुप्लीकेट होके आ जाती है, और उसको आप उठा के ड्रैग करके ऊपर भी, ये दो लेयर्स होगी, ठीक है। एक तो ये तरीका है हमारे पास। और मैं क्या करता हूँ, आल्ट की अगर मैं उसी सिलेक्टेड लेयर पे रख के आल्ट की प्रेस करूंगा तो मेरे एरो डबल हो जाते हैं। नजर आ रहा है डबल एरो? आ रहा है? ठीक है, तो क्लिक करके मैं आल्ट की मैंने प्रेस रखी हुई है, ड्रैग करूंगा तो वो मेरी ऑटोमेटिकली लेयर डुप्लीकेट होके आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है ऑटो सेलेक्ट लेयर। जब ये वाला ऑप्शन आपके पास सिलेक्टेड होता है तो आप यहाँ पे किसी भी लेयर पे जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी लेयर को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ये ऑप्शन अनचेक है तो आप कहीं पे भी क्लिक करते रहें तो वो जो लेयर ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसी के साथ आप वर्क कर सकते हो, आगे आप वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर्स की तरफ हम आते हैं, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ आ रही है ग्रुप एंड लेयर, ठीक है। इसकी तरफ हम बाद में आते हैं, पहले हम देखते हैं कि शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। ये जो हैंडल्स शो हो रहे हैं ना, जब भी आप कोई लेयर सेलेक्ट करते हो तो हमेशा उसके हैंडल्स आपको शो होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये ऑप्शन चेक होता है कि शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, ठीक है। मैं इसको अनचेक करूंगा तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि कौन सी लेयर मेरे पास सेलेक्ट है, तो आपको यहाँ से पता लगेगा ये वाली लेयर मेरे पास सिलेक्टेड है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को चेक रखा करें ताकि आपके लिए इजी हो जाए किसी भी लेयर को फाइंड करना कि कौन सी लेयर सेलेक्ट है कि कौन सी लेयर सेलेक्ट नहीं है। अब आ जाते हैं हम लेयर वाले पोर्शन को डिस्कस करते हैं कि ये वाला पोर्शन पूरा क्या है। सबसे पहले ये जितनी भी चीज़ें हैं ये लेयर्स हैं। अब ये कहाँ से आई हैं? ये मैंने अभी क्रिएट की है, मैंने एक इमेज ओपन की थी, इसमें की थी ना। आप अगर कोई डायरेक्टली कोई इमेज यहाँ पे लाके ड्रॉप करना चाहते हैं तो वो आप डायरेक्टली भी लाके ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं ये मैंने लोगो लिया, ठीक है, और ये मैंने ओके किया और ये मेरे पास लोगो आगे अभी नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, वाइट, सॉरी। अच्छा, ये मेरे पास मेरा लोगो आ रहा है, ठीक है। तो मैं लोगो को कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। अब इसके साथ पीछे ये जो आई का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब होता है किसी भी लेयर को आपने हाइड करना है, हाइड कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पीछे वाली लेयर मूव होने लग जाती है, ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि इस लेयर को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और जब लॉक कर लेते हैं तो फिर आपके पास वो लेयर सेलेक्ट नहीं हो रही, जो पीछे जो इमेज है वो मूव हो रही है, वो लॉक नहीं हुई, उस लेयर पे काम नहीं हो रहा जो लॉक हुई है, ठीक है। तो लॉक करने का मकसद ये होता है कि आप इजीली किसी भी लेयर को लॉक करके, ठीक है, आप चाहते हैं कि यार ये मूव ना हो, ये यहाँ पे अपनी जगह स्टिक है, मेरा डिज़ाइन ख़राब ना हो, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स हैं, तो आप उस लेयर को इजीली यहाँ से लॉक कर दें तो फिर ये आपके पास देखें काम नहीं कर रही। तो आप अगर चाहते हैं कि यार आपने ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन चेक रखा, आप मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह ड्रैग करके ये देखें मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मेरे पास मल्टीपल लेयर्स सिलेक्ट हो गई। अगर यहाँ से नहीं करना चाह रहे, आपने एक लेयर सेलेक्ट की, कंट्रोल बटन प्रेस रखा, उसके बाद इस पर भी सिलेक्ट किया, इस पर भी सिलेक्ट किया, इस पर भी किया, तो आपके पास मल्टीपल लेयर्स एट अ टाइम सेलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको अनलॉक करता हूँ, इसको भी अनलॉक करता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ क्या आ रही है, ये ओपेसिटी का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से ओपेसिटी किसी भी लेयर की आप कम कर सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। एक चीज़ होती है ओपेसिटी और एक चीज़ होती है फिल। फिल डायरेक्टली आपकी किसी भी लेयर के कलर्स पे वर्क करती है। किस पे वर्क करती है? कलर को फेड करती है। और ओपेसिटी डायरेक्टली एज अ होल इमेज पे अप्लाई होती है। देखिए इस पे इफेक्ट आपके पास डिफरेंट आ रहा है, जब आप फिल पे जाएंगे तो अब आपके पास इफेक्ट डिफरेंट आता है क्योंकि वो कलर्स को डायरेक्टली फेड डाउन करती है। और जो पेस्ट्री होती है वो डायरेक्टली आपकी एज अ होल जो टेक्स्ट लेयर होती है ना उसको फेड डाउन करती है, कलर्स पे वर्क नहीं करती, ठीक है। तो इस चीज़ का ये फ़ायदा है यहाँ पे साथ ही चीज़ आ रही है, इसको कहते हैं मोड्स, नॉर्मल, डिजॉल्व, ये काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा ये क्या चीज़ें हैं, अभी मैंने यहाँ पे इसको नॉर्मल करते हैं, ये मैंने एक सॉलिड कलर की लेयर क्रिएट की है, किया ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चाहता हूँ कि अब मैं एरो की चीज़ को चेंज करूँ, डिजॉल्व, डार्कन,
मल्टीपल कलर ब्लर, मैं ये की से कर रहा हूँ, ठीक है। लीनियर बर्न, डार्कर कलर, लाइट इन, स्क्रीन, कलर डाउन, ठीक है। लीनियर डाउन, लाइटर कलर। अब ये आपके पास क्या चीज़ें सारी विविड, ये कलर मोड्स हैं। कलर मोड्स बेसिकली आपकी, जैसे आपकी मोबाइल में फिल्टर्स होते हैं, मोड वगैरह आप चेंज करते हैं, तो यहाँ पे भी मोड्स हैं, सिंपली मोड्स हैं, और जो आप यहाँ से यूज़ करके उनको अप्लाई कर सकते हो अपनी इमेज के ऊपर। ये बेसिकली अप्लाई किया जाता है, आप कोई बैनर क्रिएट कर रहे हो, कोई डिज़ाइन बना रहे हो, तो उसके ऊपर कोई आपने कलर का इफेक्ट्स वगैरह क्रिएट करने हैं, तो इसको ईजिली यूज़ करके आप किसी भी सॉलिड लेयर का इफेक्ट उस इमेज के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। समझ आई इस चीज़ की, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास मोड वाला ऑप्शन, ठीक है। ये लॉक्ड है, इन चीज़ों को छोड़ दें, लॉक्ड ये जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं इनको फोकस करें, ठीक है, इन पे फोकस करें। अभी यहाँ पे आपके पास जो लेयर है, किसी को रीनेम करना है तो डायरेक्टली यहाँ पर डबल क्लिक करके उसको आप रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से किसी लेयर को डुप्लीकेट करना है तो ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करके ड्रैग करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल जी से अनडू होता है, Alt क्लिक एंड ड्रैग, डुप्लीकेट होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं, न्यू लेयर का ऑप्शन, ठीक है। आपने क्रिएट न्यू लेयर करनी है तो आप न्यू लेयर एम्प्टी लेयर क्रिएट कर सकते हैं। ये जो बॉक्स शॉक्स शो हो रहे हैं ना, ग्रे एंड ब्लैक वाइट, इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट लेयर, इस पर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक एम्प्टी लेयर क्रिएट होगी। अगर आप चाहते हैं लेयर्स को ग्रुप करना चाहते हैं, लेयर्स को ग्रुप करना चाहते हैं तो आप ग्रुप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, ये जो मैंने जिसे फेड सा कलर दिया था, ये मेरे पास सॉलिड कलर की लेयर थी, ठीक है। इनको मैं यहाँ से ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने का फ़ायदा क्या है, मेरी टेक्स्ट की लेयर्स एक ग्रुप में आएंगी, कलर्स की लेयर एक ग्रुप में आएगी, इमेजेस की लेयर सारी एक ग्रुप में आएंगी। इस तरह मेरा सारा वर्क अपनी जगह मैनेज रहेगा, सारी चीज़ें स्कैटर्ड नहीं होंगी। मुझे पता होगा मेरे इस ग्रुप में मेरा ये चीज़ पड़ी हुई है, इसमें मेरी ये चीज़ पड़ी है, इसमें मेरी ये चीज़ पड़ी है। कल को मुझे अपनी ही जो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट को एडिट करना है, सोर्स फाइल को एडिट करना है, तो मैं इजीली इसको ओपन करूँ, मुझे पता हो यार यहाँ पे मेरी इमेजेस पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसमें आपको पता हो कि आपकी टेक्स्ट की लेयर्स पड़ी हुई है, ठीक है। जब भी आप क्लाइंट को सोर्स फाइल प्रोवाइड करेंगे तो हमेशा साथ साथ ग्रुपिंग करते रहें, ताकि क्लाइंट को जब प्रोवाइड करें तो क्लाइंट के पास चीज़ ग्रुप्ड होके आए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को छोड़ दें, ये हम नेक्स्ट जब आगे जब इसका टाइम आएगा तो ये चीज़ें हम तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो सिंपली जो चीज़ें डिस्कस की हैं, टेक्स्ट लेयर को ट्रांसफॉर्म या छोटा बड़ा कैसे करना है, ठीक है। और मूव टूल ऑटो सेलेक्ट रखेंगे तो आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है तो इसको अनचेक करेंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी लेयर सिलेक्टेड है। जब ये ऑप्शन चेक रहेगा तो पता लगेगा कि ये ऑप्शन मेरे पास सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद लेयर्स एंड ग्रुप, अभी जो आप चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हो वो डायरेक्टली लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी होल ग्रुप को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ से ऑप्शन चेंज करके ग्रुप कर दें, तो अभी आपके पास पूरा पूरा एक ग्रुप सेलेक्ट होगा, सिंगल लेयर सेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद हमारे पास हमने लेयर्स पे देखा है कि लेयर्स को आप रीनेम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं यहाँ से, नहीं है तो आप यहाँ से Alt की प्रेस करके ऐसे भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अच्छा अंडू करने के लिए Ctrl+Z यूज़ किया जाता है, वन टाइम या मल्टीपल टाइम, ठीक है। पहले जो पुराने फोटोशॉप होते थे उसमें वन टाइम हम Ctrl+Z प्रेस करके एक टाइम अंडू करते थे, ठीक है। तो फिर उसमें कंट्रोल आपको ऑल्ट था मेरे ख्याल से आई थी, तो उस प्रेस करके आपको मल्टीपल टाइम अंडू करना पड़ता था, ठीक है। तो अभी Ctrl+G से आप अंडू कर सकते हैं। जो काम आप परफॉर्म कर रहे हो यहाँ पे साथ साथ हिस्ट्री आपकी काउंट होती रहती है। अभी मैंने नेम चेंज किया, मैंने क्रिएट ग्रुप किया, मैंने दोबारा नेम चेंज किया, तो ये सारी मेरे यहाँ पे क्या नहीं हिस्ट्री काउंट हो रही है। अगर आप बैक पे चले जाओगे तो वही पुराना डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा। अगर यहाँ पे आओगे तो वही आपके पास जो आपने चेंजेस की हैं वो सारी साथ साथ काउंट होती रहती हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे साथ हमने देखा कि आई का ऑप्शन है, किसी भी लेयर को हाइड करना है, किसी ग्रुप को हाइड करना है तो आप यहाँ से किसी भी चीज़ को हाइड कर सकते हैं। आपने किसी चीज़ को लॉक करना है तो पूरे ग्रुप को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यू एम्प्टी लेयर का ऑप्शन है, किसी भी लेयर को एम्प्टी लेयर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल लेयर्स को ग्रुप कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। कल को आप अपडेट करें तो आपको पता हो यार कि मेरे पास यहाँ पे इस ग्रुप में ये फलान लेयर पड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट्री एंड फिल का ऑप्शन है, फिल डायरेक्टली कलर्स पे अप्लाई होता है, फिल एज अ होल लेयर पे अप्लाई होता है, ठीक है, उसको फेड डाउन करता है। फिर यहाँ पे मोड्स एंड डिफरेंट मोड्स क्या करते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं किसी भी लेयर पे, किसी की भी लेयर के डिफरेंट इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए हम मोड्स को अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, लाइक दिस वन, ये एक आ गया, डुप्लीकेट है तुम दो, डुप्लीकेट ट्री, ठीक है। अभी मेरे पास ये दो लेयर सिलेक्टेड है तो ये वाले ऑप्शन इनेबल हो गए। इसका मतलब होता है कि आपने किसी भी लेयर्स को लेफ्ट या सेंटर या राइट अलाइन करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं 3 लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ तो सारे ऑप्शंस आपके पास इनेबल हो गए, ठीक है। आपने सब लेयर्स को लेफ्ट अलाइन करना है तो लेफ्ट पे कौन सी है, ये लेयर, या सिंगल क्लिक से आपके पास सारी चीज़ें लेफ्ट अलाइन हो जाएंगी, कंट्रोल जी। सेंटर में ये है तो सेंटर में अलाइन हो जाएंगी, राइट पे करना है राइट पे हो जाएंगी। ये क्या चीज़ है, ये इनके दरमियान में जो स्पेसिंग है उसको इक्वलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। मल्टीपल पैराग्राफ आप जब यूज़ करते हो, मल्टीपल लाइंस आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हो तो उनके दरमियान में स्पेसिंग को इक्वलाइज करने के लिए इस ऑप्शन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये टॉप लाइन के लिए, ये सेंट्रल लाइन के लिए, ये बॉटम लाइन के लिए, ये इनके दरमियान पैरेलल स्पेसिंग को इक्वलाइज करने के लिए, ठीक है। यहाँ से भी बराबर और ये भी बराबर, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं लेफ्ट राइट और सेंटर के, ये पुराने फोटोशॉप में वैल्यू थे, अब इनकी ज़रूरत थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। आप इनसे पैरेलल या हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट आप इक्वली कर सकते हो तो इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो आपके पास ऑप्शन हैं ये जब आप 3D में वर्क कर रहे होते हो, ठीक है, तो अपने पूरे वर्क को 3D रोटेट करने के लिए इन ऑप्शंस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी हमारी वर्क स्पेस 3D में नहीं है, हम 3D में काम नहीं कर रहे, तो अगर आप 3D जो जिस पे काम करते हैं, जैसे आपके पास सॉफ्टवेयर है, आई थिंक मुझे नाम भूल गया, उसमें जब आप 3D में काम करते हो, आर्किटेक्ट वगैरह जो होते हैं जो क्रिएट करते हैं, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं किसी भी घर का, ठीक है, तो उसको रोटेट करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑप्शन वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो इजीली आप किसी भी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। मूव टूल में बस यही चीज़ें थी हमारे पास, ऑटो सेलेक्ट, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल एंड अलाइनमेंट के लिए ये यूज़ होता है। ये पूरा लेयर्स का पोर्शन है, यहाँ पे हमारे सारी लेयर्स अरेंज होती है। कोई चीज़ इसमें समझ ना आई हो तो अभी मुझसे पूछें, पूछें जी। हाँ जी, नाम भूल गया मुझे, अवेश। क्लियर दसर, क्या नाम है, उमेर, इकराम, आपको भी ठीक है। तो घर जाके लेक्चर देखिएगा और जस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अभी असाइनमेंट कोई नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस करनी है, पहले दोनों लेक्चर देखने हैं। और आप आओगे, अकेडमी का क्या किया, लेट कर दिए, ग्रुप में ऐड करूँगा अभी, ठीक है। फोटोशॉप पड़ा मेरे पास, लेक्चर देखोगे रोज़, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर देखो, कल का एक लेक्चर रिकॉर्डेड है और ये आज का लेक्चर है, ठीक है। तो नहीं समझ आई तो मुझसे कल जल्दी आके मुझसे ज़रा डिस्कस कर लेना, ठीक है। आप भी